वेलकम टू द तृप्तिज क्लासरूम वेयर वी आंसर एवरीथिंग। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, जिसको ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं, फ्रॉम हैरिसन। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को फर्स्ट टाइम 1887 में डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें ब्लैडर इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लैडर अल्सरेशंस एंड पेन मिलता था। ब्लैडर वॉल अल्सर्स को एट प्रेजेंट हर्नर लीजन्स के नाम से भी जानते हैं। अभी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्या होता है, इसको सबसे पहले इसे डिफाइन किया था NIDDK ने। NIDDK मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस, जहाँ पे सिस्टोस्कोपिक फाइंडिंग्स के थ्रू कुछ ग्लोमेरुलेशंस एंड हर्नर लीजन्स मिले थे। उसके बाद फिर पेशेंट्स के भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे, जो पेशेंट्स ने बताया कि क्रोनिक ब्लैडर पेन होता है मेनली इन दियर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट विद इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो पेशेंट्स ने बताया कि पेन आउटसाइड द ब्लैडर भी मिला उन्हें, मेनली उनके पेल्विस में, पेरिनियम में, जेनाइटल्स में एंड एब्डोमेन में। एंड साथ में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइंडिंग बताई पेशेंट्स ने, वो था नेगेटिव यूरिन कल्चर, means there was no presence of any microorganism in the urine. And lastly ये पता चला कि अगर किसी भी पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स मोर देन 6 वीक्स तक परसिस्ट करते हैं तो उसको डिफाइन किया जाएगा या फिर उसको डायग्नोज किया जाएगा एज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और ब्लैडर पेन सिंड्रोम। अब एटियोलॉजी ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को जानने के लिए हमें थोड़ा सा नॉर्मल ब्लैडर सरफेस के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें कुछ एरियाज़ हैं जो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, जैसे कि ट्राइगोन एंड यूरेथ्रा। ये दो एरियाज़ हैं जो हाईली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम हो तो उस पेशेंट को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और जो एस्ट्रोजन होता है वो हमें पेन से प्रिवेंट करता है। इसीलिए जिन पेशेंट्स के बॉडी में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम होती है उन्हें पेन ज़्यादा फील होता है। जैसे ही यूरिन उनके यूरिनरी ब्लैडर में फिल होगा और यूरिन ट्राइगोन को एंड यूरेथ्रा को टच करेगा तो पेशेंट को पेन फील होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी ऑलरेडी है। एंड इसमें सेकेंड कॉज होता है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स यूजुअली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं और वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में एक्सेसिवली प्रोफ्यूजली मास्ट सेल्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन को रिलीज़ करेंगे। जब वो बहुत ज़्यादा हिस्टामिन को रिलीज़ करेंगे तो फिर हिस्टामिन क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन से यूरिनरी ब्लैडर का उसको इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिन का फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट इसका पैथोलॉजी। इसका जो पैथोलॉजी होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है इसका इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन इन द ब्लैडर म्यूकोजा। इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन इन द ब्लैडर म्यूकोजा का मतलब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक लेयर है जिसका नाम होता है म्यूकोजल लेयर। उस म्यूकोजल लेयर का फंक्शन होता है मेनली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है उस यूरिन का वॉल्यूम एंड उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना, ये म्यूकोजल लेयर का फंक्शन है। एंड इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर में जितने भी इम्यून सेल्स हैं, एग्जाम्पल लिम्फोसाइट्स हैं या फिर मास्ट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, उनकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, मेनली मास्ट सेल्स, तो वो हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं एंड उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन इन द ब्लैडर म्यूकोजा मतलब हमारे म्यूकोजल लेयर में ही इम्यून सेल्स का इंक्रीज हो जाना बहुत ज़्यादा। सेकेंड स्टेज है इसका पैथोलॉजी का स्ट्रोमल एडिमा एंड फाइब्रोसिस। स्ट्रोमल एडिमा में क्या होता है, स्ट्रोमल एडिमा मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपने आउटसाइड एरियाज में वो प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं। जब वो फ्लूइड और ये सब हम ब्लैडर बायोप्सी से हम इन्हें डायग्नोज कर सकते हैं।
देन फाइब्रोसिस का मीनिंग होता है, फाइब्रोसिस में जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे कि फिब्रिनोजेन या फिर फिब्रोनेक्टिन वो रिलीज होता है एंड वो फाइब्रोसिस को कॉज करता है। देन नेक्स्ट स्टेज आता है इसमें यूरोथेलियल डेन्यूडेशन। यूरोथेलियल डेन्यूडेशन मतलब यूरिनरी ब्लैडर के कुछ लेयर्स हैं, सब उसका जो सरफेस होता है, सरफेस का जो सबसे सुपरफिशियल लेयर है उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके नीचे एक और लेयर आती है जिसका नाम होता है ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स के नीचे एक और लेयर मिलेगी जिसका नाम है यूरोथेलियल लेयर। तो यूरोथेलियल लेयर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये फर्स्ट टू लेयर्स दिए गए हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर एंड ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। ये दोनों लेयर्स क्या करते हैं, टाइट जंक्शन को फॉर्म करते हैं, टाइट जंक्शन को फॉर्म करते हैं जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर में जब भी यूरिन का कलेक्शन हो, जब भी यूरिन फिल होगा तो वो उनका जितना भी कॉम्पोजिशन है, फिर यूरिन में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूरोथेलियल लेयर को टच ना कर पाए। अगर वो यूरोथेलियल लेयर को टच करते हैं तो फिर वो यूरोथेलियल लेयर को डैमेज करेंगे जिसको बोलते हैं यूरोथेलियल डेन्यूडेशन। यूरोथेलियल लेयर की शेडिंग होनी शुरू हो जाती है। देन फोर्थ स्टेज आता है इसमें डेट्रूसा मेस्टोसाइटोसिस। डेट्रूसा मसल होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। मास्ट सेल्स के जब इंक्रीज होता है मास्ट सेल तो उसमें डेट्रूसा मसल डैमेज होता है, उसको बोलते हैं डेट्रूसा मेस्टोसाइटोसिस। और ये भी हम ब्लैडर बायोप्सिस के थ्रू हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। ये था इसका पैथोलॉजी। अब आता है इसका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन फॉर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इन्वेस्टिगेशंस के हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं करने के लिए। सबसे पहले इसमें जो हम करने के लिए बोलते हैं वो होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, उसके बाद यूरिन साइटोलॉजी हम करने के लिए बोलते हैं, वो मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया। यूरिन साइटोलॉजी हम लेटर स्टेज में बोलेंगे करने के लिए और ये मेनली ब्लैडर कैंसर को डायग्नोज करने के लिए होता है। यूरिन सेंसिटिविटी, देन नेक्स्ट यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर मेनली टू डिटेक्ट यूटीआई। पेशेंट को यूटीआई तो नहीं है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में क्या होता है, पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई होता है लेकिन वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे रिकरेंट पेशेंट को यूटीआई होगा। इसीलिए पेशेंट्स में यूरिन कल्चर करने के बाद भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फाइंडिंग नहीं मिलती यूरिन में। देन इसमें नेक्स्ट यूरिन सिस्टोस्कोपी हम करने के लिए बोलते हैं। सिस्टोस्कोपी भी ब्लैडर कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए होता है। देन नेक्स्ट इमेजिंग स्टडीज़। इमेजिंग स्टडीज़ मेन जैसे कि यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, और अल्ट्रासोनोग्राफी तब करने के लिए बोला जाता है जब पेशेंट का कोई भी एनाटॉमिकल डिसफंक्शन हो। एग्जाम्पल, पेशेंट के किडनीज में स्टोन हो, उसके यूरेथ्रा में या फिर उसके यूरेटर में या फिर ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो गया हो तो इमेजिंग स्टडीज़ के लिए बोला जाता है। इसमें सीटी स्कैन एंड एक्सरेज भी होते हैं। एंड यूरोडायनेमिक्स मेनली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स वॉइडिंग। अब मैनेजमेंट पैराडिगम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो डिजीज़ को फाइंड आउट करना होता है, डिजीज़ को हमें डायग्नोज करना होता है। डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को यूटीआई है या फिर उसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। अगर यूटीआई है तो फिर यूरिन कल्चर में पता चल जाएगा, किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस मिलेगा। लेकिन अगर पेशेंट के यूरिन में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस नहीं मिला मोर देन 6 वीक्स तक, इसका मतलब हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं एज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे आज के टाइम पे ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। डायग्नोसिस के बाद हम नेक्स्ट करेंगे पेशेंट एजुकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशंस। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें पेशेंट को ऑक्सीलेट डाइट के लिए हमें मेनली प्रोहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल, स्पिनच, टमेटोज, ब्रिंजल, इनमें ऑक्सीलेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर हम पेशेंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं
पपाया खाने के लिए, क्योंकि पपाया में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एंड लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, हम उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। देन सेक्सुअल काउंसलिंग। अब इसके बाद हम फर्दर ट्रीटमेंट भी हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल फिनोटाइप। क्लिनिकल फिनोटाइप का मतलब होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग। इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इस डिजीज़ की वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट उसका सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स कितने सिवियर हैं। एंड पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट क्या प्रेफर करता है। तो ऐसे में हम सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज ऑफ सिम्टम्स। स्टोरेज ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है जो पेशेंट है वो क्रोनिक केस लेके आता है, मतलब इसीलिए पेशेंट को बहुत टाइम से उसके सिम्टम्स हैं, उसे बोलते हैं स्टोरेज ऑफ सिम्टम्स। एंड ऐसे में हम पेशेंट को बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग के बारे में। एंड ओरल मेडिकेशंस में हम उसे होम्योपैथिक मेडिसिन में कैंथेरिस प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट आता है अगर पेशेंट को उसके ब्लैडर में या फिर उसके यूरेथ्रा में अगर पेन हो रहा है तो फिर हम इसका मीनिंग है कि पेशेंट को या तो हर्नल लीजन है या फिर नहीं है। अगर हर्नल लीजन है तो फिर हम उसे सारसापारीला देंगे। अगर नहीं है हर्नल लीजन तो फिर हम उसे प्रेस्क्राइब करेंगे बर्बेरिस वल्गारिस। साइकोसोशल कॉजेस की वजह से अगर पेशेंट को इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो रहा है तो फिर हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं स्टेफिसेग्रिया। और ये सारे सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट को कुछ और भी सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो फिर इन्फेक्शन अगर है तो फिर हम उसे देंगे एपिस मेलिफिका। एंड पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन अगर है तो फिर पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी। तो ये था इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस फ्रॉम हैरिसन। अगर आपको हैरिसन से कोई और टॉपिक डिस्कस करना हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।